हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिव्यन जानी और आज हम लोग सेकंड चैप्टर का बिगिनिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सेम 3 में बीकॉम वीएनएसयू सूरत। और जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली है डिमांड फॉर मनी। सो आज हम ये देखेंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या है और मनी की डिमांड किस हिसाब से होती है, कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मनी की डिमांड बढ़ती है या फिर कम होती है, यू कैन से। So, demand of money actually depends largely on how much an individual wants to hold the assets in terms of cash, that is, you can say money, liquid asset, you can say. It is also known as the liquidity preference itself. तो देखो, पैसे की जो डिमांड है वो किस तरह से बढ़ती है या फिर किस तरह से कम होती है। तो मेजोरिटी इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी ही वुड लाइक टू हैव ऑन हिज हैंड और यू कैन से ऑन हिज इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ तो मेरे पैसे की डिमांड हर महीने कितनी रहेगी, ये डिपेंड करता है कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, मेरी इनकम क्या है, कितना पैसा मैं खर्च करना चाहता हूँ, कितना पैसा मैं अपने कैश ऑन हैंड रखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जिसके ऊपर से ये डिसाइड होगा कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड फॉर मनी कितनी होगी। ठीक है, and another important point that you should notice is that money is not demanded for its own sake. पैसा कभी भी अपने आप के लिए उसकी डिमांड नहीं होती। ठीक है, बट पैसे की डिमांड किस लिए होती है? पैसे की डिमांड किसी और चीज़ों को परचेज करने के लिए, किसी की और सर्विसेज को परचेज करने के लिए हम मनी की डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास पैसा है तो उस पैसे से मैं गाड़ी, बंगला या जो भी सर्विसेज मुझे, वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज मुझे परचेस करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट जितने लग्जरियस गुड्स में जाऊंगा उतना ही मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। द मनी हेल्ड for the purchase of goods and services may be everyday transactions such as buying groceries or paying the rent or may be kept on hand for contingency. ठीक है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में देखें, इफ वी ऑब्जर्व अ लेमैन, यू कैन से, सो एक लेमैन के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह पे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे रहती है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक भाड़े के मकान में रहता हूँ तो उसका हर महीने मुझे भाड़ा पे करना है। ठीक है, अगर मैं फैमिली वाला बंदा हूँ तो मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, ट्यूशन की फीस पे करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे पे करना है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। अगर मेरे पास कार है तो कार का इंश्योरेंस मुझे पे करना है, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट मुझे पे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन अगर मेरा हो रहा है कहीं पे, कम्यूट में कर रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे टोल टैक्स पे करना है। ऑल दिस थिंग्स आर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन उस इस हिसाब से उसकी पैसे की डिमांड कम या ज्यादा रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक सभी लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट, पैसे की डिमांड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और जो मेन चीज है जैसे कि कंटिजेंसी यानी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम पैसा अपने पास कुछ रखते हैं, सभी हम रखते हैं ताकि कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए हम उसका पेमेंट कर सके। To be precisely, we can say there are three main motives for money. So तीन मेन मोटिव्स है जिस हिसाब से हम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पहला मोटिव है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो रूटीन लाइफ में आपका इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा। सेकंड इज योर प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसमें हम कंटिजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ पैसे रखेंगे। एंड थर्ड वन इज द स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव में क्या करेंगे हम, विल ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कैसे, हम चलो वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं। First point is the transaction motive. Now, so in transaction motive, a firm needs a cash for making transactions in a day-to-day operations. The cash is needed to make purchase, pay expenses, taxes and payment of dividends, etc. So ये expenditures ऐसे expenditures होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल की बात करें या फिर कंपनी की बात करें। अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, तो कॉलेज जाने के लिए मुझे बाइक में या कार में मुझे पेट्रोल डीजल करवाना पड़ता है। मैं कहीं पे बाहर नाश्ता करता हूँ तो मुझे उसका पेमेंट करना पड़ता है। सो ऑल दीज आर दी डेली रूटीन ट्रांजेक्शंस दैट आई हैव टू पे। ठीक है, कुछ रूटीन एक्सपेंडिचर्स मेरे रहेंगे। उसी तरह से अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में भी सेम रूटीन एक्सपेंडिचर्स होंगे। जैसे हर महीने कंपनी एडवांस टैक्स भरती रहती है, देन यू कैन से डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, लेबर्स को पेमेंट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल परचेस किया है उसका रूटीन में पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सभी एक्सपेंडिचर्स है, सभी एक्सपेंडिचर्स के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड्स, अलग अलग रहता है। किसी कंपनी को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी कंपनी को कम पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, बट देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज टाइम लैग पेमेंट, टाइम लैग इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी। ये मनी मैनेजमेंट हमें क्यों नेसेसरी है? द रीजन इज दैट sometimes it might happen that
जो पैसा हमारा है लेकिन हम हमारे पास आने में उसको शायद थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप जैसे आप सबको पता है कि अब अभी जो ट्रांज़ैक्शन चल रहे हैं वो क्रेडिट बेस्ड ट्रांज़ैक्शन है। अराउंड 75 टू 80% ट्रांज़ैक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द कॉर्पोरेट्स दे आर ऑन द क्रेडिट बेस्ड, ठीक है? बहुत ही कम ऐसे ट्रांज़ैक्शंस होंगे जो कैश बेसिस पे होंगे। So in credit bit, what used to happen that we have to provide credit for 2 months, and we also take the credit for 1 month, maybe 2 months, depending upon your negotiation power. So for example, अगर मैं एक बंदे के पास से मैंने कुछ गुड्स परचेज किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, मुझे 2 महीने के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना है। यही गुड्स को मैंने प्रिपेयर किया और किसी और बंदे को बेचा। अब वो बंदा मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देने वाला है, ठीक है। 10% उसने मुझे दे दिया एडवांस में, बाकी का जो 90% है वो 3 महीने बाद देने वाला है। लेकिन मैंने जिसके पास से ये परचेज किया उसको मुझे 2 महीने में पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम लैग आ रहा है। तो पैसा तो है मेरे पास, लेकिन लिक्विड कैश मेरे पास नहीं है। तो मुझे पता है कि 3 महीने बाद मेरे पैसे आने वाले हैं, लेकिन सामने वाले बंदे को मुझे 2 महीने में पैसे देने हैं, अदरवाइज थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो या तो मैं उसके साथ नेगोशिएट करके 3 महीने में बेच दूं, या फिर मैं एडवांस में अपनी प्रिपरेशन करके रखूं। क्या प्रिपरेशन करूंगा? तो 1 लाख रुपए का एडवांस में मैं अपने पास बफर स्टॉक रखूंगा, जिससे अगर 2 महीने बाद मैं उसको कन्विंस करने की ट्राई करूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं उसको ये 1 लाख रुपए पेमेंट कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है? फर्म इज रिक्वायर्ड टू कीप कैश फॉर मीटिंग वेरियस कंटिजेंसीज, वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस, यू कैन से। जिस सिचुएशन के बारे में आपको पता नहीं होता कि ये सिचुएशन फ्यूचर में क्या होगी, कैसे होगी, बट ऐसी चीजों के लिए भी हम इमरजेंसी के लिए हम पैसा अपने पास रखते हैं। दो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर एंटिसिपेटेड, बट there may be variations in these estimates. For example, debtor who was to pay after 7 days may inform his inability to pay. On the other hand, supplier who used to give credit 15 days may not have the stock or to supply, or he may not be in a position to give a credit in the present situation. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो जिस बंदे को हमें 7 दिन के बाद वो हमें पेमेंट देने वाला था, लेकिन वो बता रहा है भाई मेरे पास अभी कोविड सिचुएशन की वजह से पैसा नहीं है, मैं आपको 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। और जिस बंदे के पास से आप 15 डेज में पैसा गुड्स लेते थे, अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास स्टॉक नहीं है, या फिर मेरे पास स्टॉक है लेकिन मैं आपको 15 दिन की क्रेडिट नहीं दे सकता। एक हाथ से पैसा ले, एक हाथ से माल लेके जा, गुड्स लेके जा, दैट्स इट। क्लियर कट सिचुएशन, मैं क्रेडिट अब से नहीं देने वाला। तो आप दोनों जगह पे बुरी तरह से फंस गए। जहां पे आने वाला था पैसा वो आया नहीं, जिसको 15 दिन बाद देने वाला था वो अभी के अभी मांग रहा है। तो इस सिचुएशन में ये इमरजेंसी सिचुएशन, ये कंटिजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं टू मीट अनसीन एक्सपेंडिचर्स, जो अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स हैं, या फिर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कहीं इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया, किसी वर्कर को बहुत बुरी तरह से लगा है, या फिर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, तो उस टाइम पे उसको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसका जो खर्चा है, ये दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन, कंटिजेंसी सिचुएशन। तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा पैसा अपने पास रखना है। दूसरा एग्जाम्पल आप लॉकडाउन देख लीजिए, तो लॉकडाउन के सिचुएशन में भी लोग अपना जो गुड्स था, गुड्स का कुछ स्टॉक अपने पास करके रखते थे, तो उस टाइम पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। Third point is speculative motive. Now, the speculative motive relates to holding of a cash for investing in profitable opportunities as and when they arise. Such opportunities do not come in regular manner. The prime reason is that speculation में basically क्या होता है कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो हम सर्टेन अमाउंट अपने पास रखते हैं, कि जैसे ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी को आप सीज कर लेते हो, जिससे आपको फायदा होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। Prices of shares and securities may be low at the time when expectation of these goes will up shortly. जैसे कोविड-19 की सिचुएशन थी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक अगर आप देख लीजिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम के शेयर मार्केट था वो काफी टूटा था।
ठीक है, बहुत हद तक टूटा था। जो 40,000 41,000 के आसपास मार्केट चलता था, वो 32,000 या फिर उससे भी कम चला गया था नीचे, 30,000 से भी नीचे चला गया था। तो उस टाइम पे काफी प्रीमियम क्वालिटी के जो शेयर्स थे, वो शेयर्स एकदम सस्ते प्राइस में वहां पे मिल रहे थे। तो जिन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी था, उन लोगों ने वो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, और उन लोगों ने जब वहां पे इन्वेस्ट किया विद द एक्सपेक्टेशन दैट ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर में इसकी प्राइस और भी बढ़ेगी। तो जैसे ही प्राइस डाउन गई, इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। और उन लोगों मेरे ध्यान में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए, इंक्लूडिंग माय स्टूडेंट्स, दे हैव अर्नड गुड अमाउंट दिस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, यू कैन से, may fall temporary and firm may like to make purchase at this prices। जैसे रॉ मटेरियल है, इन्वेंटरीज है, गुड्स है, इनकी प्राइस अगर डाउन चली जाती है तो उस केस में आप उसको ज्यादा परचेस कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक है, तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए। अभी इसका 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5 है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो लोग क्या करेंगे कि ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट प्लस माइनस होता रहता है। मैंने खुद अपने कुछ साल पहले इंडसइंड बैंक में अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% रेट ऑफ रिटर्न में मैंने फिक्स डिपॉजिट की थी। अप्रोक्सीमेटली 11% बैंक का फिक्स डिपॉजिट था। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी विच आई टुक प्लेस। ठीक है, जिसका बेनिफिट मैंने लिया। तो मैं कुछ पैसा अपने हिसाब से रखता हूँ अपने पास। जैसे अगर मैं 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया अपने पास रखता हूँ, गोल्ड की प्राइस जैसे डाउन होती है तो इमीडिएटली मैं उसको परचेस कर लूंगा। एसबीआई के शेयर्स की प्राइस अगर डाउन आती है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की प्राइस अगर डाउन जाती है, तो मैं उसको परचेस कर लूंगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आई हैव केप्ट माय अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस पर्पस, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए। मैं एक गैम्बलिंग ही प्ले कर रहा हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेकंड लेक्चर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई विद इन 1 वीक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, और अगर आपके कुछ क्वेरीज, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय।